अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे साद उर्फ डक्की भाई केस के हवाले से। और मेरी आज की वीडियो का टाइटल है कि जुडिशल होने का क्या फ़ायदा होगा। और ये जो 22 दिन का रिमांड था इसमें और जुडिशल रिमांड में क्या फ़र्क होता है, फ़िज़िकल रिमांड में और जुडिशल रिमांड में क्या फ़र्क होता है, और जुडिशल रिमांड का क्या बेनिफिट इनको होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 22 दिन का टन्योर गुजरा है ये बहुत ही अजीब किस्म का वक़्त उनकी फैमिली के हवाले से बड़ा मुश्किल वक़्त था, और ख़ुसूसी साथ के लिए। अगर आप एनसीसी ऑफिस विज़िट करें तो उस प्रेमिसेस में इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ पे अफसरान के बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। एक एक कमरे में छः छः इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मामलात को। एक एक टेबल पे दो दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठ के मामलात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वहाँ पे किसी भी क्लाइंट, किसी भी साइल की जो प्राइवेसी है उसको भी आप इंश्योर नहीं करवा सकते। तो पहली तो बात यह है कि इदारों को इसके लिए कोई बेहतर जगह का अरेंजमेंट जो है वो ज़रूरी है, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको हम मज़ीद ट्रांसपेरेंट किया जाए और प्राइवेसी को जो है उसको भी कंसीडर किया जा सके। अब आ जाते हैं सेल के हवाले से जहाँ पे साद को रखा गया। अगर वो वीडियो या पिक्चर आप लोगों के सामने आ जाए तो मैं कहता हूँ कि पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच जाए। कोई प्रॉपर ज़मीन पे लेटने का इंतज़ाम, कोई ऐसा उसमें नहीं हो। बारिश के दिनों में जहाँ पे पानी आ जाता है ऐसी जगह पे वहाँ पे प्रिजनर को रखा गया, सिर्फ सात को नहीं बाकी प्रिजनर्स को भी। अभी आप जाके देख लें। और इसमें उन अफसरान का भी मैं समझता हूँ कसूर नहीं है, उन बेचारों के पास जगह ही इतनी है और उतनी जगह में वो बड़ी कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो अक्यूज़ पर्सन है उनका राइट ऑफ फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। लेकिन जब आपके पास जगह ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। बहरहाल एक इंतहाई गैर मुनासिब जगह पर रखा गया जहाँ पे एक दिन गुजारना मुश्किल है, वहाँ पे 22 दिन का पीरियड, फिर मुख्तलिफ सवालात। बिल आखिरकार एक लंबी स्ट्रगल के बाद जुडिशल तो हो गए। अब जुडिशल होने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस ये नज़र आता है कि आपको एक मुख्तलिफ तरह की बैरक बनी होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लोग दूसरे कैदी भी होते हैं, और आपको एक सिंगल जो है वो 6x4 का एक बेड जो है वो मिल जाता है। और वो भी ट्रेन में जैसे बर्थ होते हैं इस तरह से ऊपर नीचे बने होते हैं और उसमें आपको रहना होता है। लेकिन इसमें इस तरह की फैसिलिटी आपको मिल सकती है कि वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह होता है। अगर आप कोई इंजरी हो जाती है, कोई बीमार हो जाते हैं तो आपको मेडिसिन वगैरह पूरा एक वहाँ पे होता है। और कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आप जेल सुप्रीडेंट को एप्लीकेशन लिख के वहाँ से हॉस्पिटल भी एडमिट हो सकते हैं उनकी परमिशन के साथ। दूसरी चीज़ यह है कि फैमिली किसी भी वक्त जेल के जो पुलिस रूल्स हैं उनके मुताबिक जो डेज फिक्स किए गए होते हैं वो आपसे मुलाकात कर सकती हैं, अपने उस अक्यूज़ पर्सन के साथ मुलाकात कर सकते हैं, वकील साहब कर सकते हैं। अगर वो नहीं करवाते तो आप ऑनरेबल कोर्ट से, एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर ये बाकायदा तौर पर कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप मुलज़िम की बेल पटिशन फाइल कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक कोई मुलज़म रिमांड पे होता है तो उसकी बेल अप्लाई नहीं की जा सकती। हालांकि CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें इस हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट बन चुका है कि जब कोई मुलज़म का अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, जिस फिज़िकल रिमांड पे होता है, तो हम उसकी बेल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही फिज़िकल रिमांड से वो जुडिशल रिमांड पे कन्वर्ट होता है तो उसको उसकी जो बेल है वो उसका एक राइट मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो होता है वो पूरा हो चुका होता है। तो इसी वजह से जैसे ही इसको जुडिशल किया गया, 3 हेयरिंग पे लीगल टीम को ये यकीन था कि वो जुडिशल हो जाएंगे और उन्होंने बेल तैयार करके रखी हुई थी कि जैसे ही वो जुडिशल होंगे बेल अप्लाई कर दी जाएगी। लेकिन 2 दफ़ा रिमांड एक्सटेंड हुआ, वो नहीं हो सका। लेकिन लास्ट हेयरिंग पे जब जुडिशल हुआ तो उसी वक्त लीगल टीम की तरफ से बेल फाइल कर दी गई और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस भी कर दिया। अब आ जाते हैं बेल की तरफ कि बेल का क्या तरीकाकार होता है। बेल में प्रोसिक्यूशन को अदालत नोटिस करती है। प्रोसिक्यूशन जो होती है वो अपने सारे एविडेंस विद लीगल टीम उनकी लेकर आती है और अदालत के सामने रखती है, और फिर आर्गूमेंट्स की शेप में, रिटर्न शेप में भी अदालत के सामने रखते हैं और आर्गूमेंट्स की शेप, ओरल आर्गूमेंट की शेप में भी अदालत के सामने रखते हैं। फिर इसी तरह से अक्यूज़ पर्सन को भी डिफेंस का मौका दिया जाता है और वो अपनी फेवर में जो चीज़ें होती हैं वो डिफेंस में रखता है और शक व शुबात के जो मामलात होते हैं उसको भी सामने रखता है। और अदालत अगर समझती है कि उसका कोई केस इस तरह का है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है या कोई डाउट हैं
जो क्लियर होने चाहिए, तो अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इस केस में बेल ग्रांट कर सकती है, रिफ्यूज़ भी कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। दोनों सूरतों में आपको अदालत का हुक्म मानना होता है, और अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप उसको अपर फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए फिल वक्त वो फैसला बाइंडिंग होता है। अब इस बेल को फ्राइडे के लिए रखा गया है। फ्राइडे को इसमें दोनों पार्टीज़ के हवाले से बहस होगी और आर्गूमेंट्स होंगे, और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद अदालत फैसला करेगी। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये सिंपल अभी तक प्रमोशन का केस है, और प्रमोशन के हवाले से मैंने पहले बताया था, पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ लें, उसमें गैम्बलिंग और प्रमोशन का वर्ड ही नहीं है, और इसको बहुत सारे गवर्नमेंट इवेंट में भी प्रमोट किया जा रहा है। अभी उन्होंने 46 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है, और ये सब मीडिया वालों की और हम जैसे लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो इन फ्यूचर मैंने पहले भी ये कहा था कि इस मामले पे कानून साजी की ज़रूरत है, कि जुए की जो ऑनलाइन जो इस तरह की बैटिंग ऐप्स होती हैं उसको प्रमोट रोकने के लिए आपको एक प्रॉपर कानून साजी चाहिए, कि आप उसके ऊपर लॉ मेकिंग करें, अमेंडमेंट्स लाएं, ताकि कोई और उसको बैन करवाएं पूरे पाकिस्तान में से, ताकि इस तरह का कोई एक्ट कर ही ना सके। एनी हाउ, इस केस में अभी एक फेज़ कंप्लीट हुआ है जुडिशल वाला। इसमें एक चीज़ और है कि जब कोई मुलज़म जुडिशल हो जाता है तो उसको कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता, उसको वैसे तो कानून में फिज़िकल रिमांड के दौरान भी मारने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर वो एलिमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अगर उसको कोई होता है ऐसा, तो इसको मुख्तलिफ़ औक़ात में जजेस साहबान भी जेल में प्रिजनर को विज़िट करते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते हैं कि किसी किस्म का उनके साथ कोई ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसा होता है तो वह अपने वकील साहब के ज़रिए से पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं। मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि 7 भाई जो हैं वो इस वक्त बेहतर कंडीशन में हैं, पहले से बेहतर कंडीशन में आ गए हैं। एक फ़ेज़ उन्होंने क्लियर कर लिया, दूसरा फेज़ उनका बेल का जो है वो बाकी है। बेल के हवाले से मुझे बड़ी उम्मीद है, इसमें जो रिकवरी के हवाले से बहुत सारे लोग कर रहे थे कि ये जो $3,26,400 की रिकवरी हुई है, इसकी क्या वैल्यू है। देखिए, जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनकी अगर फैसले देखे जाएँ तो पैसों की रिकवरी कोई रिकवरी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रमोशन का पैसा है या उनका ज़ाती पैसा है, क्योंकि वो तो पिछले 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और इन एप्लीकेशन को आए हुए 9 महीने हुए हैं। तो ये 9 महीनों में तो उन्होंने पैसा नहीं कमाया, वो तो बड़ी देर से यूट्यूब से कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ये उन ट्रांजैक्शन से है, तो इस हवाले से भी उनको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक NCCA एलिगेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एविडेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग। एलिगेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन उसको आपने प्रूव भी करना होता है। जो बोले वो कुंडा खोले। प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। उन्होंने अपने डाउट्स जो हैं वो खुद क्लियर करने हैं और डायरेक्ट एविडेंस के साथ उसको प्रूव करना है, जो कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अदालत में अब तक भी लाजवाब नज़र आए हैं और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होना है। लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि अदालत इसमें क्या फ़ैसला देती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, और फिर सुपीरियर कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद इसमें बेल का जो है वो चांस बनेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।